हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की ये जो है हमारी 6 नंबर की वीडियो है। यहाँ पर हम 6th पेपर सेट सॉल्व करेंगे। अभी तक हम जो है 5 पेपर सेट सॉल्व कर चुके थे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 17 सितंबर 2017 के 3 PM के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी 15 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे सिंपल अर्थमेटिक से, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर है कि बेस BC ऑफ एन एक्यूट एंगल triangle ABC is produced to D. Draw CE parallel BA in such a way that CA divides exterior angle ACD. If angle ABC equal 40 degree, then and angle BC equal 55 degree, then find angle ACE is। यहाँ पर बोला गया है कि न्यून कोणित ट्राइंगल ABC का आधार जो है यानी बेस क्या है, BC है। ठीक है, सपोज ये बेस है, ये B है, ये C है। D को निर्मित करता है और ये क्या करता है, D को निर्मित करता है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको D तक एक्सटेंड कर लें। तो ये इसने क्या किया, इज प्रोड्यूस टू D तक ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बोल रहा है कि CE पैरेलल BA, BA के पैरेलल CE है को इस तरह रेखित करें कि CA ब्राह एंगल ACD को विभाजित करे। यदि एंगल ABC इक्वल 40 डिग्री है और एंगल BC इक्वल 55 डिग्री है, तो एंगल ACE हमें बताना है। तो देखिए, इसमें एंगल ABC दिया हुआ है 40 डिग्री और BCA दिया हुआ है 55 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे और यहाँ से लगभग मैच करेंगे। तो ये 40 डिग्री अप्रॉक्स हम यहाँ मान लेते हैं। यहाँ दे देते हैं नाम ये कि ABC है हमारा 40 डिग्री और BCA यानी कि ये वाला एंगल ये है BCA। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 55 डिग्री है। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए इसने पैरेलल की कंडीशन दी है, CE पैरेलल BA के पैरेलल CE है, तो CE को BA के पैरेलल हमने ड्रॉ करा। ठीक है, तो ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिए। तो देखिए, अगर बेस सेम हो तो और लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, ये वाली लाइन क्या है, इसकी पैरेलल है। ठीक है, BA पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल बनते हैं पैरेलल लाइंस, बेस एक ही सेम बेस पर पैरेलल लाइन से जो बने एंगल हैं, अगर ये 40 है, ABC पैरेलल है। ठीक है, ये AB पैरेलल है CE के, तो ABC जो एंगल होगा या ABD एंगल वही CED एंगल होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हमें बताना कौन सा एंगल है, ACE जो एक्सटीरियर एंगल है, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि एक जो पूरा एंगल होता है ये सेमी सर्किल पर बना, ठीक है, एक लाइन पर किसी एक पॉइंट पर बना जो एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल 180 डिग्री। ठीक है, हाफ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा इस पॉइंट पर। अगर हम देखें तो ये दो एंगल हमारे पास गिवन है और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम सिंपली इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है, ACB। ठीक है, ACB प्लस ये एंगल तो हमने इंक्लूड कर लिया, अभी हमें ये एंगल करना है ACE प्लस एंगल ACE प्लस एंगल हमें क्या लिखना है अब, ECD एंगल ECD इक्वल क्या होगा, तीनों का सम 180 डिग्री। ये हमारा एंगल है पहला वाला 40 डिग्री प्लस एंगल ACE हमें फाइंड करना है प्लस एंगल ECD है 55 डिग्री और यहाँ पर है टोटल 180 डिग्री। बस एंगल ACE हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 180 में से हम 55 प्लस 40 का सम कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 95 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ACE निकलेगा वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 85 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखें, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर 85 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि एवेल्यूट हमें इनको करना है, इतने फैक्टर को। ठीक है, एवेल्यूट मतलब इसका मान याद करना है। तो कैसे हम याद करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है 8, फिर क्यूब रूट में यहाँ पर है 8 इंटू एक्स की पावर 6 और फिर लिखा हुआ है माइनस में क्यूब रूट में ही है 3 और ये जो है अंदर फैक्टर है 27 और एक्स की पावर 6। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8 का तो 8 ही रहेगा क्योंकि ये तो क्यूब रूट में है नहीं। अब ये क्यूब रूट में, तो यहाँ देखिए 8, तो क्यूब रूट में हमें क्या करना है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 2 6 पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, गुणा।
माइनस करके हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्यूब रूट ये जो है 3 का क्यूब है 27 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब हमें क्यूब वाले फैक्टर को बाहर निकालना है, तो आपको पता है यहाँ से 2 का क्यूब है और यहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर पर क्यूब है तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगाकर यहाँ पे क्या है 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पर क्यूब है तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। या फिर आप जो है एक्स की पावर 6 को इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है, और क्या होता है बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, तो 3 3 6 हो जाएगा टोटल। तो अगर इसका क्यूब रूट आपसे कहता है, ठीक है, तो पहले आप इसमें से एक एक्स बाहर निकालिए, फिर मल्टीप्लाई में इसमें से एक एक्स बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर करा है एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 2 जो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर का, ये 2 जो 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एक्स स्क्वायर, 16 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा 13 एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम इन सवालों को करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप उसको सॉल्व कर लें अपनी नोटबुक वगैरह में। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड इफ एंगल ए सी बी इक्वल 105, ये एंगल इसने बताया है कि 105 डिग्री है, देन रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। ठीक है, इसने बोला है कि संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और यदि एंगल ए सी बी इक्वल 105 डिग्री है तो प्रति बार एंगल ए ओ बी बताइए इसका रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल अगर आप निकालते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी आपको निकालना है, मतलब ये हुआ कि उस एंगल को आप 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ए ओ बी की वैल्यू निकाल के आप 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो उसका रिफ्लेक्स एंगल या प्रति बार एंगल कहलाता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको पहले हम एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये इस सर्किल पर किसी पॉइंट पर हम इसको जोड़ देते हैं, यहाँ से इसको इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करें कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल यहाँ पर बना है और एक ये। अब हम यहाँ पर क्या करें कि हमें पता है कि क्या होता है यहाँ पर, एक सेकेंड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या नाम दे दें, इसको डी नाम दे दें। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो सम होता है ये अब हमारा क्या बन गया ए सी बी डी, ये हमारा क्या बन गया एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जो अपोजिट एंगल होते हैं ये भी देखिए, ये जो है सर्किल पर किसी पॉइंट पर बना एंगल है और ये भी सर्किल पर किसी पॉइंट पर बना एंगल है, तो इन दोनों ये अपोजिट एंगल है, एंगल सी अपोजिट एंगल डी के और एंगल ए अपोजिट एंगल बी के। तो जो अपोजिट एंगल का सम होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल सी हमें पता है कि 105 डिग्री है, प्लस एंगल डी हम यहाँ से निकाल लेंगे 180 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल हमारे पास निकाल आया 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो ये जो है ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 75 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 75 डिग्री। ठीक है, अगर ये अब 75 है और ये कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि अगर यहाँ पे जो है मतलब कि सर्किल के किसी भी पॉइंट पर बना जो एंगल है वो सेंटर के एंगल से क्या होता है, ये हाफ होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है ये 75 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल जो एंगल ये वाला है ए ओ बी, ये जो एंगल है ये क्या होगा इक्वल होगा 2 ऑफ एंगल ए ओ बी के, सॉरी ए डी बी के। सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है डबल होता है सर्किल के किसी भी पॉइंट पर या आर्क पर जो एक्सटेंड होता है उन दोनों लाइनों से बना एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल हमें निकालना है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए डी बी की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ गई 75 डिग्री, यानी 150 डिग्री जो है हमारा एंगल आ गया ए ओ बी।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल क्या होगा, तो ये होगा 360 डिग्री माइनस में 150 डिग्री। आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 3 में से 1 तो 2, 210 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हमारा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर 105 भी दिया हुआ है और 210 भी, तो आप इसमें को कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्स या प्रतिवर्त एंगल बोला है तो वो क्या होता है 360 से उसी एंगल को हम माइनस कर देते हैं जिसका प्रतिवर्त उसने या रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। जिस टाइप से हम इसको निकाल लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। बात करेंगे आगे यहाँ पर उसने बोला है 4th नंबर, द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 डे ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। उसने बोला है कि डे ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी वीक का उसने 7 डे का डाटा लिया हुआ है रेनफॉल का, बारिश का, कि एक सप्ताह में कितने mm बारिश हुई है। तो हमें क्या बताना है, ऑन हाउ मेनी डेज विल द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन रेनफॉल से कम कितने दिनों में हुई है ये हमें बताना है, कि दर्ज करना है कि कितने दिनों में मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मीन या फिर आप औसत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो औसत या मीन क्या होता है, तो ये होता है जितना भी डाटा है हम उसका सम कर ले और नीचे नंबर ऑफ डेटा लिखे। तो हमारे पास जो डेटा है वो कितने दिन का है, 7 दिनों का, तो नीचे आ गया 7 दिन और ऊपर हम सबको ऐड कर लेंगे 2.1 प्लस 17.4 प्लस 20.2 प्लस 5.1 प्लस 0.0 प्लस 4.3 प्लस 1.6। हमने पूरे 7 दिन का डाटा यहाँ पर ऐड कर लिया, उसको 7 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो इक्वल आएगा हम सबको सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 70.7 और डिवाइड में आएगा यहाँ पर 7। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर लें तो 7 1 जा 7, 0 यहाँ पर रहेगा 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 1 जा 7, 10.1 mm जो है इसका मीन है। अब मीन निकल आया, मीन से कम, तो हमें देखना है कि 10.1 से कम कितने दिनों में बारिश हुई है। तो 2.1 लेस है तो एक ये हो गया, 17.4 ज़्यादा है 10.1 से, 20.2 भी ज़्यादा है, 25.1 भी अब है, 0.0 काउंट होगा, 4.3 काउंट होगा, 1.6 काउंट होगा। मतलब ये 4 दिन है, एक दिन हो गया, ये 2 दिन काउंट होगा, ये 3 दिन और 4 दिन। इन 4 दिन में जो बारिश हुई है वो मीन या औसत जो बारिश है उससे कम हुई है, ठीक है, यानी 10.1 से कम हुई है। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 4 दिन। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है, 4। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो साइंस का क्वेश्चन है इसको हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, ये भी साइंस का है। ये 7th नंबर हमारा है मैथ का। यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है तो 9 है, ये तो 3 का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 1 भी है, यहाँ पर 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है क्योंकि, तो ये भी काउंट होगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 0, तो 0 भी आपका, 0 का स्क्वायर आप करो तो 0 ही आएगा, लेकिन इसमें अब चारों में ही स्क्वायर का रिजल्टेंट आ रहा है, सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हम कैसे चूज़ करें। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना है। अब इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर ना हो वो। तो देखिए नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो 0 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 1 0 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें परफेक्ट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नेचुरल नंबर वाला परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो काउंट कर लिया जाएगा, तो फिर हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। और अगर ये होल नंबर पूछता तब हम, अगर होल नंबर यहाँ लिखा होता तब हम 0 को भी इंक्लूड करते, तो फिर ऑप्शन सारे ये क्या होते कि कोई ना कोई इसमें गलत होता। तो इस तरीके से भी आपको देखना है कि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते, तो 0 थोड़ी नेचुरल नंबर आएगा, तो नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ये सारे हैं, 0 नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 0 होगा राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन था तो यहाँ 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कैसे पता चले कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसमें आपको क्या करना है,
कि एक ट्रिक है इसमें कि जिस भी डिजिट के लास्ट में, ठीक है, जैसे 8 आता हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है यूनिट डिजिट जिसका 8 हो, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 2 हो, वो क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। और क्या है इसमें 6 वाला, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये दो हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे आपने 1 का स्क्वायर करा तो 1, 2 का स्क्वायर करा तो होता है 4, और 3 का स्क्वायर करा आपने तो 9, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर करें आप तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर करें तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करें तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर करें तो 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करें तो 100 आता है। सब में यूनिट डिजिट आप चेक कर लीजिए, सॉरी, यहाँ पर यूनिट डिजिट आप चेक करिए, इसकी यूनिट डिजिट 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1, ये जो है ये बैक हो जाती है यहाँ से 5 के बाद से, यहाँ से फिर से आ जाता है 6, 9, 4, 1, ठीक है, ये जो रिपीट हो रही है यही डिजिट यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाती है उल्टे में यहाँ से, ठीक है, और नीचे क्या है यहाँ 0। अब आप 11 का भी करेंगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121, ये यूनिट डिजिट अब सब में ही ऐसी रहेगी। आप 12 का करो तो 144 आता है, तो यूनिट डिजिट 4, ये यूनिट डिजिट सभी में आएंगी 1, 4, 9, 6, 5 और 0। ये जो है ये 5 आपको नंबर याद रखने हैं, 1, 2, 3, सॉरी 1, 4, 9, 6, 5 और 0। अगर ये 6 नंबर्स, इन 6 नंबरों से कोई भी जो है नंबर एंड होते हैं यूनिट डिजिट जिसका ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और जिसमें आपका 8, 2, इसके अलावा जो नंबर आते हैं 3, ठीक है, 7, ये 4 नंबर आते हैं जिनमें यूनिट डिजिट में वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है, ये कभी भी क्या होंगे, नॉट या नेवर लिख लीजिए आप, नेवर, नेवर भी परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो 8 इसमें है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 इसमें है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बचे हमारे पास 2, इन दोनों में हमें चूज़ करना है। तो आप सिंपली पहले इसको चूज़ कर लीजिए क्योंकि ईजी है। 81 आप देखेंगे तो ये जो है इसमें आप 9 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 1000 है, लेकिन यहाँ पर तो 3 जीरो है, लेकिन हमें तो 2 जीरो चाहिए थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। अगर 8100 होता तो ये 90 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पर 8100 है तो ये 3 जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया, बच्चा 1156। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब आपको कहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर चूज़ करने आए तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं कि इस टाइप से 8237 अगर आता है तो आप नेगलेक्ट कर लें, फिर 0 वाला हो सकता है, लेकिन आपने इसका देखा कि परफेक्ट स्क्वायर 81 का 9 है और 000 का 1000 का परफेक्ट स्क्वायर जो है ये इरेशनल नंबर में आ रहा है, आपका डेसिमल में आएगा तो ये से हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं काउंट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 1156 आपका हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 1156 के फैक्टर निकाल के देख लें, ये आ जाएगा। आगे बात करेंगे 9th नंबर की, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो इसने बोला है कि 2 एडजेसेंट है, एक 4:5 में है, तो हम क्या करें, जब इनका रेशियो हटाते हैं तो हम इनको कोई भी जो है वेरिएबल से मल्टीपल कर देते हैं। तो एक हमने माना कोई वेरिएबल एक्स या थीटा मान लीजिए, तो ये 4 थीटा हो गया, ये 5 थीटा हो गया। अब हमें पता है कि ये जो है 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो क्या है, ये 2 एडजेसेंट एंगल हैं। यहाँ पे ये आप ले लीजिए, ये 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो है हमारा पैरेललोग्राम है और इसकी ये जो है 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों का सम हमें पता है क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 4 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल 180 डिग्री, 4 5 क्या हो गया 9 थीटा, 9 थीटा इक्वल 180 डिग्री, 9 से इसे कट कर लीजिए, थीटा इक्वल क्या आ गया 9 2 18 और 0 मतलब 20 डिग्री आ गया ये। अब हमें निकालना क्या था, मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, 4 से जिसका मल्टीपल करोगे आप 4 थीटा वाला, 4 इंटू 20 डिग्री, 4 2 80, तो ये 80 हो जाएगा। और ये वाला जो है 20 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये तो बड़ा हो गया। तो हम क्या करें, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, 80 डिग्री, ठीक है। हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट। आगे हम बात करेंगे ये आपका साइंस का है, इसको नहीं करना है, ये भी साइंस के आपके चल रहे हैं, ये वाला है मैथ का यहाँ पर।
द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 45, द लार्जेस्ट ऑफ द 3 इंटीजर्स इज। देखिए इसने पूछा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 45 है, तो तीनों पूर्णांकों में से सबसे बड़ी है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो जब इस टाइप से आपको दिए हुए हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो आप ऐसे इनको लेंगे। ए अब हमें पता तो है नहीं, लेकिन उनका सम पता है, तो हमने क्या करा है, ऐसे लिया, एक x-1 लिया, फिर x लिया, फिर x+1 लिया। इस टाइप से हम लेंगे तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमने माना कि एक संख्या x-1 है, दूसरा है x और तीसरा है x+1, और इन तीनों का सम हमारा कितना आता है, इन तीनों का जो सम है वो कितना आता है 45। अब क्या करें, हम इनको ऐड कर लें। आपको पता है, देखिए x-1 है, ये x है, x+1 है, ये बीच वाला हम देखते हैं, इससे एक ये कम है और इससे एक ज़्यादा है, तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार 3 क्रमागत पूर्णांक बन गए ये कि x-1 फिर x फिर x+1, ये बढ़ती क्रम में ये हो रहा है। ठीक है, जो क्रमागत आ गए। अब इनका जो सम है वो कितना है 45 डिग्री है। बस हम इनको ऐड कर लें। यहाँ पर क्या है, x ये है प्लस x ये है प्लस x ये है, तो ये हो गया 3x और -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो 3x इक्वल 45 हो गया। x इक्वल क्या होगा 45/3, आप काट लीजिए, 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 5 जा 15। x इक्वल हमारा क्या आ गया 15 आ गया। अब हमें निकालना क्या था, तो तीनों पूर्णांकों में सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर x+1 जो है वो सबसे बड़ी थी, तो 15+1 यानी 16 हमारा जो है वो रिजल्टेंट या आंसर आ गया 16, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप से हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं। अगर 5 लिखना है आपको तो x-2 आप क्या x-2 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यहाँ पर x+2 ऐड कर लीजिए, तो आपकी 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या 5 लगातार क्रमागत संख्याएं या पूर्णांक बन गए यहाँ पर। तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सभी साइंस के इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं। यहाँ पर हम आगे देखें तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, ये है 20 नंबर पर। The diagonals AC and BD of a rectangle ABCD meet at O if angle AOD equals 62 डिग्री, then angle OBC equal। उसने बोला है कि एक आयत ABCD के विकर्ण AC और BD हैं और O पर मिलते हैं, तो यदि एंगल AOD इक्वल 62 डिग्री है तो एंगल OBC क्या होगा। तो डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ आ रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल्स है AC और BD। ये सपोज हमने नाम इंक्लूड कर दिए, AC और BD डायगोनल्स है रेक्टेंगल के, मीट एट O, ये जो है O पॉइंट पर मिल रहे हैं। इफ़ एंगल AOD इक्वल हमारा यहाँ पर क्या है 62 डिग्री है, देन एंगल OBC हमें बताना है। आप देखिए ये जो है ये क्या बता रहे हैं, ये जो एंगल ये क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल, ये x बना रहे हैं, तो ये अगर 62 है तो ये क्या होगा 62 डिग्री, एक एंगल निकाल आया हमारा। ठीक है, अब हमें कैसे निकालना है अदर एंगल, तो 62 डिग्री तो आ गया। अब हमें बताना है एंगल कौन सा, यहाँ पर बताना है OBC, ये वाला एंगल जो है हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा, ये वाला जो है एंगल OBC, ये एंगल हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है OB इक्वल क्या है OC है। ठीक है, ये जो लाइन है OB ये OC के इक्वल होगी, क्योंकि ये डायगोनल है और यहाँ से ये क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ जो दोनों साइड की है वो इक्वल होती है और जो ब्रेथ है ये इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेंटर पॉइंट है, तो ये डायगोनल से इसको क्या कर रही है, यहाँ से डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो OB इक्वल क्या हो जाएगा OC हो जाएगा। दोनों डायगोनल AC और BD क्या है इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा OB इक्वल OC हम लिखेंगे। और जब क्या होता है, जो साइड्स होती हैं अगर इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो OB के अपोजिट एंगल है एंगल OCB। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, OC के अपोजिट में एंगल है एंगल OBC, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक, और हमें पता है कि तीनों एंगल का सम इस ट्राइंगल के COB ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये जो ट्राइंगल है इस तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 62 डिग्री प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OBC इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री।
तो ये हो जाएगा 62 डिग्री। और इसको हम लिख सकते हैं, हमें निकालना कौन सा है, हमें OBC बताना है। ये OBC एंगल हमें बताना है। तो OBC इक्वल OCB है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, OCB को हम लिख सकते हैं एंगल OBC। तो OBC और OBC कितने हो जाएंगे, 2 एंगल OBC इक्वल 180 डिग्री। बस 2 एंगल OBC इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और 62 से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है हम 62 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एंगल 2 OBC इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 18। और फिर एंगल OBC इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 5 जा 10 और कैरी 1 2 9 जा 18, 59 डिग्री यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एंगल OBC। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल है, एक्स बना रहा है, ये 62 डिग्री था अगर, तो ये भी 62 डिग्री यहाँ पर होगा एंगल, ठीक है, COB या BOC। बस अब आप इस ट्राइंगल को ले लें कि अगर ये जो है डायगोनल्स इक्वल है, OB इक्वल OC है, तो एंगल भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और फिर तीनों एंगल का हमने सम लिया। फिर OCB इक्वल OBC है, OBC फाइंड आउट करना है, तो इसको भी हम OBC लिख देंगे। तो 2 एंगल OBC प्लस 62 डिग्री इक्वल 180, तो सॉल्व करा तो आंसर हमारा आ गया। आगे हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर जो है, इसको हमें सिंप्लीफाई या सरल करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे दो फॉर्मूला लगने हैं, दो आइडेंटिटीज लगेंगी। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और एक लगेगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस में क्या आएगा 3 का स्क्वायर। फिर माइनस साइन लगाइए, इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 और फिर प्लस में 1 का स्क्वायर। ये आएगी आइडेंटिटीज, ये वाली यहाँ पर लगी हुई है, ये ऊपर वाली आइडेंटिटीज यहाँ पर। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी मान के करो। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9 माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x। फिर माइनस का इसमें करोगे आप प्लस में तो माइनस 1। बस अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का, तो ये कट जाएगा। ये 6x है प्लस में, ये 2x प्लस में, तो 6 2 हो जाता है 8x और ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 1 है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लो 9 में से 1 तो बचा 8 आप कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, 8x माइनस 1। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बहुत इजी सवाल आती है, फ्री के नंबर है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आप पूरे 15 आउट ऑफ 15 जो है एग्जाम पेपर में नंबर गेन कर सकते हो इस पोर्शन में, सिंपल अर्थमेटिक में। बात करते हैं आगे। यहाँ पर 23rd नंबर क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पिट ऑफ डायमीटर 240 मीटर इज फॉर्म नियर अ प्लेस, द एरिया ऑफ द अफेक्टेड लैंड इन मीटर स्क्वायर इज। एक सर्कुलर पिट है या गड्ढा है, गांव के निकट 240 मीटर के व्यास का एक वृत्ताकार गड्ढा है, ठीक है, 240 मीटर का इसकी जो है वो डायामीटर है। तो प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए कितना होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है π/4 d स्क्वायर और क्या होता है πr स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें d गिवन है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख लेते हैं π/4 d स्क्वायर को। तो हमने यहाँ पर रखा 1/4 कर लीजिए यहाँ पर, और इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू डी की वैल्यू है 240 इंटू 240, 2 बार हमने लिख दिया स्क्वायर की जगह। अब काट लीजिए यहाँ पर 4 6 24 0 ये आ गया। अब 7 से तो ये कटने वाला है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि एक सेकंड, यहाँ पर इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं रखी है तो आप, अभी मैंने काटा भी नहीं है तो आप पाई को पाई रख लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो एक ये जीरो एक ये जीरो, तो 2 जीरो पीछे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो 4 और कैरी 2, 6 2 जा कितना होता है 12 और 2 14। तो ये आ जाएगा आपका 14400 पाई। ठीक है, इतने आप 14,400 का मल्टीप्लाई पाई में करिए तो 14,400 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर और इस टाइप से आपको इसको करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 14,400 पाई। तो ये देखिए कितना इजी आपका जो है ये आया था। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की कि इफ़ -14x² -13x + 12 इज डिवाइडेड बाई 2x + 3 देन द रिमाइंडर इज। तो हमें क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो शेषफल हम कैसे निकालें, एक तो ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी इस टाइप से आपसे पूछे कि शेषफल निकालना है तो जो आपका डिविडेंड होता है, ठीक है, जो आपका क्या हो जाता है, जिस नंबर से हम विभाजित करते हैं उस नंबर के इक्वल में 0 लिख लेते हैं। तो 2x इक्वल क्या आया यहाँ पर -3, तो x इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा -3/2। अब -x की जगह पर आपको क्या करना है, -3/2 पुट कर देना है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो यहाँ से निकल आएगा। तो हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, उसमें हम रख देंगे -14x² -13x + 12 है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, -14 इंटू एक्स की जगह पर -3/2 रख लिए आप स्क्वायर, माइनस में 13 और -3/2 रख लीजिए एक्स की वैल्यू, प्लस में 12। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए, -14 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इसको लिख सकते हैं, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। 13 2 जा 26/3 सॉरी 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा +12। अब ये 2 से काट लीजिए, 2 7 जा 14, और ये 2 से अभी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी माइनस और माइनस है, ये प्लस और फिर ये भी माइनस है, 3 माइनस है इस नंबर में, तो ये माइनस आ जाएगा। और 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, तो 63/2, और प्लस में ये यहाँ पर 13 3 जा है तो 39 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39/2, यहाँ प्लस में 12 आ जाएगा। इनका आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर -63 आएगा, प्लस 39 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +12 इंटू 2, तो 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बस आप ऐड कर लीजिए, -63 है और ये प्लस कर लीजिए, फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर लेना, या आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर ऐड। तो मैं पहले ऐड कर लेती हूँ, 9 4 ये आ जाएगा 13 3 कैरी 1 3 3 6, और नीचे आ गया 2। 63 से 63 आप काट दो तो यह आ जाएगा 0/2, इक्वल में क्या आएगा 0। ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। रिमाइंडर क्या बचेगी हमारे पास, 0 बचेगी, क्या रिमाइंडर या शेषफल। जब भी आपसे रिमाइंडर पूछे हो, इस टाइप से डिजिट दी हो, तो जिससे आपको डिवाइड करने के लिए कहें उसी को आपको क्या करना है, 0 के इक्वल में कर देना है, और फिर x की वैल्यू जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकाल कर फिर इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, बात करेंगे आगे, सिंप्लीफाई करना है हमें इसको। तो इसमें जो है ये देखिए, थोड़ा मैं इसको सही करके पहले लिख देती हूँ। 2/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है पहले, फिर ठीक है, फिर इसमें मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी पावर -2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसकी पावर लिखी हुई है 1। ये इस टाइप से आपको समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम पेपर में भी आपको ऐसे समझना होगा। सिंपल है, पहले 2/3 का स्क्वायर आप कर लीजिए, तो 2 2 जा 4/3, तो ये जो है ब्रैकेट खत्म हो गया। अब जो है हमारा कर्ली ब्रैकेट बचा है, कर्ली ब्रैकेट में है -2, फिर यहाँ पर बिग ब्रैकेट बचा है, फिर बिग ब्रैकेट की पावर है 1। तो अब देखिए 4/3 की पावर -2 है, मतलब आप पावर क्या करें, प्लस करनी है तो इसको पलटा लें, तो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, और ये आपका स्क्वायर अभी अब लग जाएगा पॉजिटिव में, और होल पावर पर क्या है 1। बस अब आप कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और बिग ब्रैकेट पर है 1, तो 1 भी अगर पावर है किसी पर तो वो क्या होगा, नंबर एज इट इज़ रहेगा, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो 9/16 हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सेकंड, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 2 2 जा आपका जो है यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर मैंने जो निकाला था वो गलत कर दिया। यहाँ पर इसका स्क्वायर अगर हम करें तो 2 2 जा 4, और नीचे था 3, तो 3 3 जा यहाँ पर 9 आता, यहाँ 9 आता, तो यहाँ पे पहले से 9 था, तो 9 का स्क्वायर 81 आता। ठीक है, आप ये थोड़ा सा
करेक्ट कर लेना, मैं देख नहीं पाई। यहाँ पर 9 का स्क्वायर हमने करा तो यहाँ 81 आया, यहाँ पर भी 81 आ जाएगा, तो 81/16 जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 81/16 ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम 28 नंबर पर। यहाँ पर है ये क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1800 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज। यहाँ पे डिफरेंस बताना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस कितना होगा, तो बस फॉर्मूला रख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n-1 और इंटू फिर माइनस में SI का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो ये दोनों फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस मतलब अंतर होता है कि यहाँ लिखा भी हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में से सब सिंपल इंटरेस्ट को। तो P की वैल्यू है हमारी 1800, फिर बिग ब्रैकेट 1 + R की वैल्यू है 10/100 और यहाँ पर n की वैल्यू है 2 टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। और फिर माइनस में P की वैल्यू है हमारे पास 1800 गुणे R की वैल्यू है 10 गुणे टाइम है 2 वर्ष का और बटे में 100। जो n है n = T = 2 है। कंपाउंड इंटरेस्ट में समय को n से डिनोट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में T से, तो 2 वर्ष होगा, ठीक है, 2 years। बस अब सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप। 1800 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ये 0 से 0 कट गया, बचा 10, 1/10, तो ये हो जाएगा LCM लेंगे यहाँ से, तो 10 + 1 11/10 का स्क्वायर और माइनस में 1, ये आप काट लीजिए, 2 0 से 2 0 आप काट लीजिए, ये 180 × 2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये 11 का स्क्वायर करिए आप तो यहाँ पर आ जाएगा 121/100 और माइनस में 1 और माइनस 360 डिग्री। अब सिंपली इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका आपको अगर LCM यहाँ पर 1800 और यहाँ पे आप कर लीजिए, ये LCM ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, ये आएगा 121 - 100 और डिवाइड बाय नीचे भी क्या आ जाएगा 100 और माइनस में 360, ठीक है। बस अब आप क्या करेंगे, 1800 इंटू में 121 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 21/100 आ जाएगा और माइनस में 360। बस 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 18 × 21 आप कर लीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 का 18 में करा 18 इंटू 2 का करा तो ये आया 36, तो ये आ जाएगा 8617 और ये आ जाएगा 3, ये आएगा 378 और ये आएगा माइनस में 360। तो यहाँ पर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 आगे लिखना नहीं है हमें, तो ये हमारा 18 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, यहाँ पर अंतर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। 2 साल के ब्याज का जो अंतर है वो कितना आया है, 18 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इतना आपको करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखा, आपने इसको सॉल्व करा। आपको डायरेक्ट अगर ये आता है 11/10 तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं 121/100 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नोट करना है, ठीक है, अदरवाइज आपसे बन जाएगा। यहाँ पर अब बात करेंगे 29 नंबर की। यहाँ पर है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 सेलिंग प्राइजेज ऑफ अ शर्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 4 and 5% इज ₹15, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। उसने बोला है कि कमीज 4% और 5% के लाभों पर प्राप्त दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 15 रुपये है, तो उस कमीज का किराए मूल्य क्या है। एक व्यक्ति ने क्या करा है कि एक शर्ट को 4% और 5% दो लाभों पर बेचा है, जिसका अंतर क्या है, 15 रुपये है। तो हमें क्या बताना है, उन कमीज़ों का क्या बताना है, किराए मूल्य बताना है, ठीक है। तो हम कैसे इन कमीज़ों का किराए मूल्य निकालेंगे, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। ये बहुत लाइट कलर है, कोई और चेंज करके देखते हैं। ये भी बहुत लाइट कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ये करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट CP है किराए मूल्य, ठीक है। किराए मूल्य बताना है तो किराए मूल्य हमने माना कि CP से डिनोट कर देते हैं। उसने कहा है डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 सेलिंग प्राइजेज ऑफ अ शर्ट एट प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 5% इज रुपीज़ कितना है, 15 है।
तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस के टर्म में कर लें कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, इतना। तो आपको पता है कि जब आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं सेलिंग प्राइस के टर्म में, तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस और इनटू में क्या होता है 100 और डिवाइड बाय क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यही हमें करना है। तो पहले वाले का हम निकालेंगे, तो पहले वाले का हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस, हमारे पास डिफरेंस क्या है, 2 सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 का डिफरेंस है 15 रुपये। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो है उसमें हमें क्या है 4% का प्रॉफिट है। तो हम ये जो न्यूमेरिकल है इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो हम कॉस्ट प्राइस के टर्म में सेलिंग प्राइस को रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखिए सेलिंग प्राइस, आपको पता है सेलिंग प्राइस निकालना है अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में, तो क्या होता है यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है और डिवाइड बाय 100 होता है, ठीक है। तो आप सेलिंग प्राइस 1 के लिए निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की जगह हम क्या रख देंगे 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 104 बटे में 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। माइनस में यहाँ पर हम रखेंगे 5% के लिए प्रॉफिट, हमें 5% हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 105% में हमने उसको सेल करा है। तो 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल में कितना है हमारे पास 15। अब बस आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 100 है, तो पहले आपको जो है 105 वाला यहाँ पर रख लेना है, उसके बाद यहाँ पर 4 वाला रखना है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं तो नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा, तो वो नहीं वैलिड है, ठीक है। या फिर निगलेक्ट भी हम कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर निगेटिव साइन आता है तो आप इसको निगलेक्ट कर 105 में से 104 आप सब्ट्रैक्ट करिए तो 105 माइनस 104 बाई 100, और आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर CP इक्वल में है 15। अब इससे आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे 105 में से 104, तो ये बचेगा 1 ऑफ CP इक्वल में ये 100 नीचे है, राइट साइड में ले आएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 1 ऑफ CP, 1 हम लिख देंगे तो CP कॉस्ट प्राइस हो गया 1500 रुपये। मतलब कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये था, तो एक बार उसने उसमें 4% लाभ में बेचा, एक बार उसको 5% लाभ में बेचा। तो जो अंतर आया वो 1500, मतलब कॉस्ट प्राइस अंतर आया था 15 रुपये का अंतर आया उसे लाभ में, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1500 रुपये। यहाँ पर आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट पेपर सॉल्व हम करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर आगे 18 सितंबर 2017 के 3 PM के पेपर पर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।